नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 1 जुलाई 2024। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, भारत विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसमें विकल्प होगा सी, यानी कि तीसरा। पहला कौन है? पहले नंबर पर चाइना है। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। और तीसरे स्थान पर आता है इंडिया का नंबर, यानी इंडिया का, भारत का नंबर। और भी इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विश्व मत्स्य एवं जलीय कृषि 2024 की स्थिति। सबसे पहले तो जो विश्व मत्स्य एवं जलीय कृषि से संबंधित जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? खाद्य एवं कृषि संगठन से, यानी कि जो FAO ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। तो इस बार 2024 के रिपोर्ट में एक और भी फैक्ट आया है सामने। क्या फैक्ट आया है? कि जो जलीय कृषि है, ये पहली बार जो जलीय पशु उत्पादन में कैप्चर फिशरिंग से आगे निकल गई। यानी कि जो मछली पकड़ने की प्रथा थी समुद्र में, नदी में, तालाबों में, उससे ज्यादा जो जलीय पशु की कृषि कर रहे हैं, मतलब कि जो तालाब में, नदी में जो खुद के द्वारा मतलब कृषि की जा रही है लोगों के द्वारा, तब वो उसकी संख्या बता रहे हैं कि वो ज्यादा निकल चुकी है। तो और भी फैक्ट अगर इसमें जानते हैं कुछ। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। पहले स्थान पर तो चाइना है। अगर पूरे वैश्विक लेवल पर तुलना किया जाए तो भारत, जितने पूरे विश्व में मछली का उत्पादन किया जाता है उसका टोटल 8% भारत के द्वारा किया जाता है। भारत के जीवीए और कृषि जीवीए में क्रमशः 1.09% और 6.72% का योगदान दिया जाता है। और निर्यात की अगर बात किया जाए तो भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा, यानी कि फोर्थ सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है मछली के उत्पादन में। एक और फैक्ट जो यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में पूछ चुका है, इसमें 2022 और 23 के फैक्ट के अनुसार दिया है। 2022 और 23 के फैक्ट के अनुसार मछली उत्पादन में जो 74% है, 74.7% जो योगदान है, वो अंतर्देशीय मत्स्य पालन द्वारा किया जाता है। मछली का उत्पादन भारत के अंदर, ध्यान दीजिएगा, अंतर्देशीय मतलब कि जो भारत है, भारत के अंदर, जो जैसे नदी, तालाब, ये सब सारी चीजों में हो गया। और वहीं 24.3% सिर्फ समुद्री मत्स्य पालन में, यानी कि समुद्र से मछली का उत्पादन किया जाता है। और सबसे ज्यादा, तो यही फैक्ट एक बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है कि अंतर्देशीय मछली उत्पादन सबसे अधिक होता है कि समुद्री मछली उत्पादन सबसे अधिक? तो अंतर्देशीय मछली उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है, 74.7%, 74.7% तक होता है। और जो समुद्री मत्स्य पालन होता है वो 24.3% तक है केवल। और भी कुछ फैक्ट, भारत में जो मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र है उसमें जो ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई है वो कितना कर दिया गया है? 100%। ऑटोमेटिक रूट मतलब कि स्वचालित रूप में कर दिया गया है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात किया जाए तो 2018 और 19 में मत्स्य पालन और पशुपालन करने वाले किसानों के लिए भी जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसे अलाउ कर दिया गया है। यानी कि जो मछली पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनके लिए भी केसीसी बन जाएगा, यानी किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा आसानी से। ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट मछली उत्पादन से संबंधित। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य द्वारा अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोमनाथपुरा में केशव मंदिर को प्रमोट कर रहा है? कर्नाटक सरकार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य प्रमोट कर रहा है सोमनाथपुरा में। ये देख सकते हैं, ये केशव मंदिर है। और भी इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं कि क्या फैक्ट इसमें मिल रहा है। जो केशव मंदिर है ये होयसला स्मारक का हिस्सा है, जो कर्नाटक का जो मैसूर जिला है उसके जो कावेरी रिवर है, कावेरी नदी है, इसी के तट पर स्थित है। सबसे पहली बात, एक फैक्ट हो जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर स्थित है। जो सोमनाथपुरा शहर है, सोमनाथपुरा शहर है, उसी में स्थित है केशव मंदिर से। मंदिर का निर्माण और प्रतिष्ठान कब हुआ था? 1268, ध्यान रखिएगा, 1268 ईस्वी में होयसल राजा थे जिनका नाम था नरसिंह तृतीय। नरसिंह तृतीय के एक सेनापति थे जिनका नाम था सोमनाथ दंडनायक, इनके द्वारा पूरा कराया गया था। सोमनाथ दंडनायक, इन्हीं के द्वारा पूरा कराया गया। मध्य में मुख्य मंदिर एक ऊंचे तारा यानी स्टार आकार का मंच है जिसके साथ 3 समर्पित गर्भगृह है। यह त्रिकुट मंदिर भगवान कृष्ण के 3 रूपों के नाम से जाना जाता है। त्रिकुट मंदिर के नाम से, त्रिकुट मंदिर में कौन है? एक जनार्दन के नाम से, एक केशव के नाम से, एक वेणुगोपाल। भगवान कृष्ण के 3 नामों के रूप में जाना जाता है इस मंदिर को।
2023 में ध्यान रखिएगा, 2023 में सोमनाथपुरा मंदिर, हलेबीडु में होयसल मंदिर और बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर के साथ जो होयसल के पवित्र समूह है, इन सारे को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था 2023 में। आगे बढ़ेंगे, कावेरी रिवर के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कावेरी रिवर के तट पर ही स्थित है कि चेन्नाकेशव मंदिर। तो सबसे पहले कावेरी रिवर के बारे में जानते हैं। कर्नाटक का जो कोडागु जिला है वहां से निकलती है, और फिर उसके बाद जो ब्रह्मगिरी रेंज है, ब्रह्मगिरी रेंज है वहां से निकलती है। ये ब्रह्मगिरी रेंज पड़ता कहाँ है? पश्चिमी घाट में पड़ता है। पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी रेंज पड़ता है, वहां से कावेरी रिवर निकलती है, वहां से फ्लो होकर तमिलनाडु में आती है। तमिलनाडु से फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है, यानी बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। फिर तमिलनाडु में जैसे ही प्रवेश करती है, तो तमिलनाडु के अंदर एक महत्वपूर्ण इस पर रिजर्वायर बनाया गया है, मेत्तूर रिजर्वायर, यानी कि ये मेत्तूर जलाशय है। इससे संबंधित भी फैक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले जो जगन्नाथ मंदिर है, इसका निर्माण गंग राजवंश का एक प्रसिद्ध राजा थे, जिनका नाम था अनंत वर्मन चोडगंगा देव। इन्हीं के द्वारा 12वीं शताब्दी में कराया गया था इसका निर्माण। ये पूरी के समुद्र तट पर इसका निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर में जिस वास्तुकला में इस मंदिर का निर्माण किया गया है, उस वास्तुकला को कलिंग वास्तुकला के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो जगन्नाथ मंदिर है वो कलिंग वास्तुकला में बनी हुई है। लगभग 65 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूरे साल पूरी में यानी कि साल भर श्री जगन्नाथ के कई त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो श्री जगन्नाथ का त्योहार है, विश्व प्रसिद्ध उनकी जो रथ यात्रा है, ये काफी ज्यादा फेमस है। ये 4 धाम, भारत के अंदर जो 4 धाम फेमस है, 4 धामों में से एक धाम है। तो 3 और कौन कौन से धाम है? 4 धाम में एक है पुरी के जगन्नाथ मंदिर, दूसरा द्वारिका है, तीसरा बद्रीनाथ है, चौथा रामेश्वरम है। रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो ये 4 धाम है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ओजेम्पिक जैसी लोकप्रिय दवाइयां लोगों को किस प्रकार से मदद कर रही है? वजन बढ़ाने में, वजन घटाने में, अस्थमा नियंत्रण में, तपेदिक यानी टीबी के लिए। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, यानी कि वजन घटाने के लिए ओजेम्पिक जैसी लोकप्रिय दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दवाइयों के बारे में और भी कुछ फैक्ट जानते हैं। ओजेम्पिक का उपयोग जो टाइप 2 प्रकार का डायबिटीज है, यानी कि मधुमेह है, उसके इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह शरीर को अधिक इंसुलिन बनाने के लिए जो प्रोत्साहित करता है, ताकि जो शर्करा की मात्रा को कम किया जाए। इंसुलिन अधिक से अधिक प्रमोट करता है, बढ़ाता है, तो शर्करा की मात्रा को कंट्रोल किया जा सके। कि ओजेम्पिक दवाई को ध्यान रखिएगा, ये दवाइयां लोकप्रिय है, वजन घटाने के लिए काम आ रही है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में सरकार द्वारा 2 जियो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। पहला है भुवन पंचायत पोर्टल है, इसका चौथा संस्करण लॉन्च किया गया है। और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस का ये 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प है ए। ये जो दोनों ही जियो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, एक भुवन पंचायत का चौथा संस्करण है, एक आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस का 5वां संस्करण है। ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। और भी इससे संबंधित फैक्ट इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसको इसरो द्वारा विकसित किया गया है। फिर इसके बाद ये काम क्या करता है, जैसे कि हाई रेजुलेशन का उपग्रह यानी सैटेलाइट बेस्ड इमेज प्रोवाइड कराता है। जैसे भुवन पंचायत पोर्टल हो गया, इसका उद्देश्य यही है कि बी केंद्रीकृत योजना के लिए स्थान आधारित सूचना समर्थन देना, मतलब सूचना समर्थन करना। ये नागरिकों को जैसे कि वास्तविक समय समय पर डाटा उपलब्ध कराता है, ताकि जमीनी स्तर पर जो पंचायत लेवल पर जो भ्रष्टाचार होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। और उसके बाद जो आपातकालीन आधारित संस्करण डेटाबेस 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। ये आपदा आधारित मतलब सैटेलाइट बेस्ड आपदा आधारित पोर्टल है। मतलब कि कोई भी पड़ोसी देश हो गया या कहीं भी अगर आपदा आती है, तो उससे संबंधित जो भी डेटा होता है, जो भी आंकड़ा होता है, इस पोर्टल पर आपको आसानी से मिल जाएगा, ताकि आप अपने क्षेत्र में भी अगर किसी प्रकार की आपदा या समस्या आती है तो उससे आप आसानी से निपट सके। आगे है अगला क्वेश्चन दिया है, सरकार वित्त वर्ष 2025 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी
उत्पाद के कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक, ध्यान रखिएगा। 4.7%, 5.1%, 6.4%, 5.8%। तो आपका फैक्ट हो जाएगा 20, यानी 5.1% तक कम करने का टारगेट रखा है। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। हाल ही में महालेखा नियंत्रक द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है। 2024 में बताया गया है कि 2024 में 10 महीने में, यानी कि जो अगला पहला 10 महीना बीता है, तो 10 महीने के अंदर से राजकोषीय घाटा भारत का कितना हो गया है, 11.03 ट्रिलियन डॉलर तक हो गया है। ट्रिलियन डॉलर नहीं, ट्रिलियन तक हो गया है। राजकोषीय घाटा कहते किसको है? सरकार का जो टोटल यानी कि कुल राजस्व होता है, कुल रेवेन्यू होता है, उसमें से अगर टोटल हम व्यय यानी एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं, टोटल राजस्व में से टोटल व्यय को घटा देते हैं, तो जो प्राप्त होता है हमें, वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो राजकोषीय घाटे के कुछ अपने फायदे भी होते हैं, कुछ अपने नुकसान भी होते हैं। फायदे क्या होते हैं? जैसे कि सरकार पैसा ज्यादा खर्च करती है तो राजकोषीय घाटा जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो इससे जो अर्थव्यवस्थाएं सुस्त चल रही थी, ये उभर कर बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? जब सरकार खर्च करेगी तो निवेश आएगा, निवेश होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चल पड़ेगी। अब वहीं इसके नुकसान भी है। नुकसान क्या है? अगर सरकार इसके नुकसान है, अगर सरकार अधिक से अधिक खर्च करती है तो जाहिर सी बात है कि जो राजकोषीय घाटा है और भी बढ़ेगा, अब फिर महंगाई भी बढ़ेगी और सरकार के ऊपर जो कर्ज है वो भी बढ़ेगा। तो इसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2024 के लिए राजकोषीय घाटा को कितना रखा जाए, तो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है उसका 5.8% तक रखा जाए 2024 के लिए। और 2025 के लिए सरकार का लक्ष्य क्या है? 2025 के लिए सरकार लक्ष्य रखा है कि जो जीडीपी है उसका 5.1% तक राजकोषीय घाटा को रखा जाए, स्थिर रखा जाए। आगे बढ़ेंगे, दिया है हाल ही में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा के अनुष्ठानों में किस प्रकार के फूलों के संरक्षण पर वैज्ञानिक अनुसंधान किया है, यानी वैज्ञानिक रिसर्च किया है। मुरैया और दावना फूल है, नीलकुरंजी का फूल है, कनीला का फूल है, गेंदा का फूल है। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, मुरैया और दावना फूल। तो इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने 12वीं शताब्दी का जो श्री जगन्नाथ मंदिर है पुरी में स्थित है, उड़ीसा के। तो इसमें जो फूल है, एक फूल है दावना फूल, जो एस्टरेसी परिवार से संबंध रखता है। ये अपने सुगंधित जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है, नाजुक खुशबू के लिए जाना जाता है, इसलिए भारत भर में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह पौधा शीतोष्ण हिमालय में जंगली रूप से उगाया जाता है। कश्मीर घाटी, शिमला और नैनीताल की पहाड़ियों में भी इस पौधे को उगाया जाता है दावना नाम से। वहीं मुरैना की बात किया जाए तो जो मुरैया फूल है इसको नारंगी चमेली, नारंगी जैस्मिन और चाइना बॉक्स या नकली नारंगी के रूप में भी जाना जाता है। इसके सजावटी और औषधि उपयोग है, इसको सजावट और औषधि रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, दक्षिण चीन, थाईलैंड और पूर्व मलेशिया के क्षेत्र में इसे उगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। चर्चा में रही राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा। तो विकल्प हो जाएगा 20, यानी राज्यसभा के सभापति के द्वारा इसका चयन किया जाता है। इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में समझ लेते हैं। चर्चा में क्यों आ गया है? राज्यसभा के विशेषाधिकार पैनल ने कई सांसदों को सदन में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कदाचार का दोषी पाया है। राज्यसभा की जो विशेषाधिकार समिति होती है, यह राज्यसभा जैसे उच्च सदन इसे भी बोलते हैं, सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों से संबंधित जो भी सुरक्षा होता है वो प्रोवाइड कराती है। जो राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति है। विशेषाधिकार क्या होता है, इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। विशेषाधिकार मतलब कि कोई भी संसद का कोई भी सांसद या संसद का सदस्य है, उसको कुछ विशेषाधिकार दिया जाता है ताकि उनके द्वारा जो सार्वजनिक कार्य या सामाजिक कार्य किए जाते हैं उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए उन्हें विशेषाधिकार दिया जाता है। संसद के जो सदस्य होते हैं उनको विशेषाधिकार दिया जाता है संविधान का जो आर्टिकल्स यानी कि जो अनुच्छेद 105 है उसके अनुसार संसद के सदस्यों को दिया जाता है। वहीं अगर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की बात किया जाए तो आर्टिकल 194
यानी कि 194 के तहत विशेषाधिकार और शक्तियां उन्हें दी जाती है। तो आगे देखेंगे, आगे और भी कुछ विशेषाधिकार से संबंधित कुछ फैक्ट है। इसमें दिया है कि राज्यसभा के सभापति समय समय पर 10 सदस्यों, ये समिति 10, इस समिति में 10 सदस्य होते हैं। एक फैक्ट ये है, समिति में 10 सदस्य होते हैं। समय समय पर इस समिति का जो मनोनयन है वो राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। इन्हीं सदस्यों में से, इन्हीं 10 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। यदि समिति का अध्यक्ष किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष उसी प्रकार उसके स्थान पर समिति का कोई अन्य अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है उसी सदस्यों में से। समिति का विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करती है। इसका कार्य यही है कि विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित जो भी मामला उसका जांच करती है। संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले सदस्यों या अन्य लोगों के विरुद्ध जो शिकायत होती है उसकी भी जांच करती है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि सदस्य बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इनके पास पावर क्या होता है, ये गवाहों को बुला सकती है, दस्तावेजों का मांग कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध निंदा भी कर सकती है, उन्हें फटकार भी लगा सकती है। तो ये था विशेषाधिकार संबंधित न्यूज। आज की न्यूज इतना ही है। थैंक यू।